दोष में हमने पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल इस दोष के कारण हल्के पीले रंग का हो जाता है। तो क्यों हल्का पीला रंग प्रदर्शित करता है उसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एक नमक का क्रिस्टल है। इस नमक के क्रिस्टल में जो है ग्रीन वाला गोला है ये मान लेते हैं Cl नेगेटिव को दिखा रहा है, और ये जो गोला है मान लेते हैं Na पॉजिटिव को दिखा रहा है, ये सोडियम आयन को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम NaCl के क्रिस्टल को सोडियम की वेपर में गर्म करते हैं, यहाँ पर आप ये जो गोले हैं ये सोडियम की वाष्प को प्रदर्शित करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो क्लोराइड आयन है ये इस सोडियम वेपर की ओर को स्थानांतरित होने लगते हैं। सपोज यहाँ से एक Cl नेगेटिव आएगा और यहाँ चला जाएगा। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो बाहर से सोडियम की वेपर का एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये यहाँ से ये इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव में। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जिससे ये बदल गया Na पॉजिटिव, सोडियम आयन में बदल गया। अब ये जो सोडियम आयन है यहाँ से आने वाले क्लोराइड आयन से क्रिया करके NaCl बना देता है। ये NaCl बना दिया इसने, और इसने ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो यहाँ से Na ने एक इलेक्ट्रॉन जो लूज किया था वो इस क्लोराइड आयन के स्थान पर आ जाता है। तो अब इसका एक और डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का गोला है ये किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो एक गैप आया Cl नेगेटिव जाने से उसको हम ऋणायनिक रिक्तिका कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ने इस ऋणायनिक रिक्तिका को घेरा है, तो हमने पीछे पढ़ा है कि ये क्या कहलाते हैं, हमारे F सेंटर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से F सेंटर बन जाने के कारण जो NaCl का क्रिस्टल है वो पीला रंग प्रदर्शित होता है। तो इसमें व्हाइट लाइट गिरेगी तो ये वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा और श्वेत प्रकाश का अवशोषण करके पीला रंग उत्सर्जित करता है। इसके अलावा धातु आधिक्य दोष पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ZnO का जो श्वेत क्रिस्टल है गर्म करने पर पीला क्यों हो जाता है। जिंक ऑक्साइड होता है वैसे तो इसका क्रिस्टल श्वेत रंग का होता है, लेकिन जैसे इसको हल्का गर्म करते हैं तो ये पीले रंग का हो जाता है धातु आधिक्य दोष के कारण। तो इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे हम ZnO को गर्म करते हैं, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो इससे ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज हो जाती है, यहाँ से O2 बाहर आ जाएगी और यहाँ से जिंक आयन मिल जाएंगे हमको। जिंक आयन माने Zn2 पॉजिटिव, यहाँ से Zn2 पॉजिटिव बाहर आया और O2 गैस रिलीज होगी, हाफ O2 माने वो। इस तरह से हमने इसको बैलेंस कर दिया। और इस क्रिया में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें ZnO जिंक आयन में बदल रहा है, O2 रिलीज करके और दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही हमने जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म किया तो ये जो O2 है ये तो गैस के रूप में ये क्रिस्टल से बाहर निकल जाती है। अब बचा हमारा ये Zn2 पॉजिटिव। तो ये जो Zn2 पॉजिटिव ये अंतःआकाशीय स्तर पर आ जाता है। अगर हम इस तरह से इसको जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल मान लें, सपोज ये जो पॉजिटिव आयन है जिंक आयन दिखा रहा है और ये जो नेगेटिव आयन है ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव को दिखा रहा है। तो जब हमने जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म किया तो जो जिंक आयन पैदा होते हैं वो अंतःआकाशीय स्तरों पर आ जाते हैं। अब यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किए ये इनके निकटवर्ती स्थानों पर आ जाते हैं ताकि जो टोटल क्रिस्टल है न्यूट्रल का न्यूट्रल ही बना रहे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जब वाइब्रेट करेंगे श्वेत प्रकाश गिरने पर ये उत्तेजित हो जाएंगे तो ये पीला रंग उत्सर्जित करने लगते हैं। तो इसका कारण है जिंक आयनों का क्रिस्टल में आ जाना, यानी धातु की अधिकता का हो जाना। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि धातु आधिक्य दोष के कारण जिंक ऑक्साइड का जो श्वेत क्रिस्टल है वो गर्म करने पर पीले रंग का हो जाता है। इसके बाद हम इसका सेकंड टाइप लेते हैं धातु न्यूनता दोष। तो पीछे तो हमने धातु आधिक्य दोष पढ़ा था, वहाँ धातु ज़्यादा हो जाती है। अब धातु न्यूनता दोष में क्या होगा, जो धातु यानी जो धनायन होंगे जो A पॉजिटिव हैं वो कम हो जाएंगे। किससे कम हो जाएंगे, नेगेटिव आयन से, B नेगेटिव आयन से। जो B नेगेटिव आयन है ये ज़्यादा हो जाएंगे और जो A पॉजिटिव आयन है ये कम हो जाएंगे। और इसको कम करने के, धातु को कम करने के भी यहाँ भी हमारे पास दो तरीके हैं। क्या क्या दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ से कुछ A पॉजिटिव आयन को क्रिस्टल से बाहर भेज देंगे जिससे कि एक इनकी मात्रा कम हो जाएगी, एक तरीका है इसका। और दूसरा तरीका क्या है कि हम बाहर से कुछ B नेगेटिव
आयनों को क्रिस्टल के भीतर ले आएंगे। तो इसमें पहला तरीका लेते हैं धनायनिक रिक्तिका के कारण, यानी जब ए पॉजिटिव क्रिस्टल को छोड़कर चला जा रहा होगा तो उससे यह धातु न्यूनता दोष पैदा हो जाता है। यहाँ पर आप इस क्रिस्टल को देखेंगे तो जैसे इस क्रिस्टल में धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा तो यहाँ से क्या होता है कि कुछ जो धनायन होते हैं अपने नियमित स्थान से हट के जालक को छोड़कर चले जाते हैं। सपोज यहाँ से ए पॉजिटिव जो आयन है वो जालक को छोड़कर चला गया तो इससे क्या हो जाएगा, क्रिस्टल में ए पॉजिटिव आयन की जो संख्या है वो बी नेगेटिव आयनों से कम हो जाएगी। तो ए पॉजिटिव यहाँ कम तो हो गया, धातु न्यून तो हो गया, लेकिन फिर आपने ध्यान रखना है कि क्या क्रिस्टल न्यूट्रल रहा है, क्या क्रिस्टल उदासीन बना रहा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से पॉजिटिव आयन चला गया उसका मतलब क्रिस्टल में ऋणावेश की मात्रा ज़्यादा होगी। तो क्रिस्टल को हमने न्यूट्रल भी रखना है, उदासीन भी रखना है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से धनायन गया, क्रिस्टल को उदासीन रखने के लिए यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकते क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो पहले से ही क्रिस्टल में ज़्यादा है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और ले आओगे तो नेगेटिव और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, बल्कि क्या होता है कि निकटवर्ती जालक क्रिस्टलों पर कुछ अतिरिक्त आवेश वाले धनायन आ जाते हैं। जैसे ए पॉजिटिव धनायन का आप देख सकते हो कि एक धनावेश है तो इसके निकटवर्ती स्थान पर क्या होगा कि एक ऐसा आयन आ जाएगा जिससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होगा। यहाँ पे ए पॉजिटिव की जगह उसका जो अतिरिक्त आवेश वाला धनायन है ए 2 पॉजिटिव आ गया है। तो यहाँ से एक ए पॉजिटिव चला गया था, यानी एक धनावेश कम हुआ था, तो वो इसने बैलेंस कर दिया। जो एक पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी थी क्रिस्टल में वो इसके एक्स्ट्रा चार्ज से संतुलित होगी, बैलेंस होगी। तो इस प्रकार क्रिस्टल न्यूट्रल का न्यूट्रल भी रहा। तो आप क्रिस्टल में देख सकते हो कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव से कम भी हो गया और क्रिस्टल उदासीन भी रहा। तो ऐसा सभी क्रिस्टलों में नहीं हो सकता, केवल उन्हीं क्रिस्टलों में हो सकता है जिसमें जो धातु है वो 2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के साथ पाए जाए। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में आपने Cu पढ़ा है, Fe पढ़ा है, तो उनसे बने हुए क्रिस्टलों में ज़्यादा दोष हो सकता है। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, उनमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो परिवर्तित संयुक्ता प्रदर्शित करता है। जैसे कॉपर है, कॉपर के 2 आयन पाए जाते हैं, एक तो Cu पॉजिटिव पाया जाता है और एक Cu2 पॉजिटिव पाया जाता है, एक क्यूप्रस आयन और एक क्यूप्रिक आयन। तो अगर जालक स्थल से कोई क्यूप्रस आयन चला गया होगा तो उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्यूप्रिक आयन आ जाता है। तो ऐसा एस ब्लॉक एलिमेंट में नहीं हो सकता क्योंकि Na का केवल एक ही आयन होता है, Na पॉजिटिव, Na2 पॉजिटिव होता ही नहीं। इस प्रकार का जो दोष है केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के धातु युक्त ठोसों में ही पाया जाता है, खासतौर पर जो डी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट जो परिवर्तित संयुक्ता प्रदर्शित कर सकते हैं। कॉपर हो गया, आयरन के भी 2 आयन होते हैं, फेरस आयन, फेरिक आयन, उनके क्रिस्टल में भी ये दोष पाया जा सकता है। तो हमने पहली मेथड ली धनायनिक रिक्तिका के कारण, यानी हमने कुछ ए पॉजिटिव क्रिस्टल से बाहर निकाल दिया। अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, कुछ बी नेगेटिव आयन को क्रिस्टल में के भीतर ले आएंगे अतिरिक्त ऋण आयनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से। तो इसके लिए फिर एक क्रिस्टल लेते हैं। अब ये दोष रहित क्रिस्टल है तो इसमें क्या होगा, कुछ बी नेगेटिव बाहर से आ जाएंगे, लेकिन बी नेगेटिव के आने के लिए कोई स्थान यहाँ बचा नहीं है। बी नेगेटिव कहाँ पर आएगा, बीच के गैप में अंतराकाशीय स्थलों पर आ जाता है। जैसे यहाँ बी नेगेटिव आया तो आप देख सकते हैं कि बी नेगेटिव ज़्यादा हो गया किससे, ए पॉजिटिव आयनों से, लेकिन क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा नहीं क्योंकि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए फिर इसमें भी वही होता है कि एक एक्स्ट्रा चार्ज वाला पॉजिटिव आयन इसके निकटवर्ती स्थानों पर आ जाता है। यहाँ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया था तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज वाला A2 पॉजिटिव आयन आ जाता है। तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देखोगे तो क्रिस्टल में बराबर रहेगा, जिससे कि क्रिस्टल उदासीन का उदासीन बना रहेगा। अब आते हैं इसका प्रभाव, धातु न्यूनता दोष का प्रभाव क्रिस्टल की चालकता पर किस प्रकार पड़ता है। चालकता पर सबका कॉमन इफेक्ट है कि चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ भी जो चालक जो क्रिस्टल है वो अर्धचालक की तरह कार्य करना होता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपने कि यहाँ एन टाइप अर्धचालक नहीं होता है बल्कि पी टाइप होता है, पी फॉर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर जो गैप पैदा हो रहे हैं वो धनायनों के कारण हो रहे हैं, धनायनिक रिक्तिका बनती है यहाँ पर। तो इससे धनायनों के आवेशवाहक होने के कारण क्रिस्टल की जो चालकता बढ़ी है और ये जो अर्धचालक कहलाता है ये पॉजिटिव टाइप कहलाता है। और इसके बाद आते हैं हमारा लास्ट दोष, अशुद्धता दोष। 3 प्रकार के दोष पढ़े थे हमने, स्टाइक्यूमिटी दोष, नॉन स्टाइक्यूमिटी दोष और अशुद्धता दोष। तो अभी तक 2 दोष पढ़ लिए हमने। स्टाइक्यूमिटी दोष में हमने
क्या पढ़ा कि 4 टाइप के होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतर्गाशी दोष, फ्रेंकल और शॉटकी दोष। दूसरा पढ़ा हमने नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक धातु आधिक्य दोष और एक धातु न्यूनता दोष। अब आते हैं लास्ट प्रकार का दोष, अशुद्धता दोष। तो इस दोष में क्या होता है कि जो क्रिस्टल में भारी पदार्थों की उपस्थिति आ जाती है। अशुद्धता का मतलब है कि कोई बाह्य पदार्थ का पदार्थ के भीतर प्रवेश कर जाना। तो अभी तक जो भी हमने पीछे दोष पढ़े उनमें तो क्या हो रहा था कि कुछ धनायन अपने स्थानों से हट जा रहे थे या कुछ ऋणायन चले जा रहे थे, कोई नया सब्सटेंस नहीं आ रहा था। जबकि अशुद्धता दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में कुछ बाह्य पदार्थ की अशुद्धता आ जाती है, जिससे क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है, इसलिए ये दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। जैसे सपोज हमारे पास नमक का क्रिस्टल है, इस नमक के क्रिस्टल को हमने थोड़ा गर्म करके पिघला लिया और उसमें थोड़ा स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया। स्ट्रोंशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SrCl2, जिसकी अल्प मात्रा हम इस गलित NaCl में मिला देते हैं। तो इससे जो NaCl की चालकता है ये अत्यधिक बढ़ जाती है अशुद्धता दोष के कारण। तो इसमें होता क्या है इस क्रिया में कि जैसे हम गलित NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाते हैं तो इस स्ट्रोंशियम क्लोराइड के आयनन से स्ट्रोंशियम आयन बनता है। स्ट्रोंशियम आयन होता है Sr2+। तो ये जो स्ट्रोंशियम आयन है ये यहाँ से उत्पन्न होने वाले Na+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देता है। बट यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी संयोजकता 2 है, इसकी 1 है, तो ये कितने Na को स्थापित करता है? 2 को। तो 2 Na को हटाएगा, उसमें से 1 को घेर लेगा और 1 में गैप आ जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक इसका डायग्राम लेते हैं। सपोज हमारे पास नमक का क्रिस्टल है Na+Cl-, Na+Cl- से ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में जो उपस्थित हैं इनसे मिलकर बने हैं। अब इसमें हमने क्या किया, इसको थोड़ा पिघला के इसमें थोड़ा सा SrCl2 डाल दिया। तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड के आयनन से स्ट्रोंशियम आयन पैदा हुए Sr2+। अब ये क्या करते हैं, Na+ को हटा देते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपने कि इसकी संयोजकता 2 है, जबकि Na+ की संयोजकता केवल 1 होती है। तो एक जो स्ट्रोंशियम आयन है वो कितने Na+ आयन को हटाएगा? 2 Na+ आयन को हटाएगा। तो जैसे ये क्रिस्टल के भीतर प्रवेश करता है तो इसमें क्या होता है कि 2 Na+ आयन अपने स्थानों से हट जाते हैं। एक Na+ यहाँ से चला गया, एक Na+ यहाँ से चला गया। अब 2 रिक्त स्थान हो गए। अब Sr2+ तो केवल एक ही स्थान पर आ सकता है, या यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। तो इन 2 रिक्तियों में से एक स्थान पर Sr2+ आ जाता है, तो ये रिक्ति का बची रहती है, शेष रह जाती है। तो जितने स्ट्रोंशियम आयन आएंगे उतनी ही यहाँ पर गैप पैदा हो जाते हैं। इन गैपों को फिल करने के लिए जो निकटवर्ती स्थान है वहाँ से Na+ आने लगते हैं। सपोज यहाँ से Na+ आयन यहाँ आएगा तो गैप यहाँ आ जाएगा, तो उसका मतलब क्रिस्टल में आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। तो इसलिए इस दोष को हम क्या कहते हैं? अशुद्धता दोष कहते हैं। तो इस दोष में जो NaCl का क्रिस्टल है उसमें बाह्य पदार्थ है, जैसे हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाया है, तो उसकी अशुद्धि आ जाने से क्रिस्टल का यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप बन जा रहा है, एक रिक्ति बन जा रही है, यानी क्रिस्टल में दोष पैदा हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अशुद्धता दोष। तो इस प्रकार ये 3 दोष क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाते हैं, एक स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री और अशुद्धता दोष। इसके बाद हम आते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण। तो ठोसों को चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालक किसे कहते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत धारा को आसानी से संचारित करते हैं, या इनकी आप कह सकते हो जो चालकता होती है काफ़ी उच्च होती है, आसानी से विद्युत धारा इनमें संचालित हो सकती है। दूसरे होते हैं विद्युरोधी या कुचालक भी कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का संचालन संभव ना हो, ये विद्युत के कुचालक होते हैं और इनकी चालकता अत्यंत कम होती है। इनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। इनके एग्जाम्पल में सारी मेटल्स आ जाती हैं, जबकि विद्युरोधी आपको पता ही है कि रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब कांच वगैरह ये सब विद्युरोधी होते हैं। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार के पदार्थ भी होते हैं जिनकी चालकता चालकों और विद्युरोधियों के बीच की होती है, उनको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी जो चालकता का मान लिखा है ये इन दोनों के बीच का है। इसकी चालकता इनसे तो कम है लेकिन विद्युरोधियों से ज़्यादा है। इनमें होता क्या है कि सामान्य ताप पर थोड़ी थोड़ी चालकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अत्यंत निम्न ताप पर ये विद्युरोधियों की तरह काम करते हैं। और अगर हम इसको गर्म कर दें तो जितना ज़्यादा हम गर्म करते रहें उनका उतना अधिक ये चालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं।
तो दोनों टाइप का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कम ताप पर विद्युतरोधी, उच्च ताप पर चालकों की तरह, और नॉर्मल टेम्परेचर पर उनके बीच का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिसे हमको अर्धचालक कह दिया जाता है। अर्धचालक में के एग्जाम्पल में कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जो ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं उनको ले सकते हो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब अर्धचालकों के अंतर्गत आ जाते हैं। इनमें विद्युत चालन की क्रिया समझेंगे कि धातु में विद्युत चालन किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए हम एक सिद्धांत लेते हैं जिसको हम बोलते हैं MOT, या आपने 11th में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। इसके द्वारा हम धातु में विद्युत चालन की व्याख्या करेंगे। अभी हम पढ़ा कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, तो क्यों होती हैं सुचालक, इसको आप MOT से समझ सकते हो। MOT माने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माने आणविक कक्षक। आणविक कक्षक जो है किससे बने होते हैं, परमाणु कक्षक से। कक्षक किसे कहते हैं, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह भाग जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है सबसे अधिक होती है, उनको एटॉमिक ऑर्बिटल कह देते हैं। जो SPDF करके आपने पढ़े होंगे, उनको कक्षक बोला जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब किसी धातु के टुकड़े में क्या होता है कि एक सिंगल एटम तो हो नहीं सकता। अगर सपोज हमारे पास ये धातु का टुकड़ा है तो इसमें हजारों लाखों एटम्स होंगे, तो बहुत ज्यादा एटम से मिलकर बना होगा। तो किसी भी एक एटम में जो नाभिक के चारों अगर कोई इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है इस पर अन्य नाभिकों का भी प्रभाव पड़ेगा। किसी धातु के टुकड़े में एक जो एटम होता है वो एक निकटवर्ती परमाणु से घिरा रहता है। अब किसी स्वतंत्र परमाणु में तो क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फिक्स होती है, निश्चित होती है। परंतु धातु के टुकड़े में एक जो परमाणु है वो अनेक परमाणु से घिरा रहता है, तो उस पर सभी के नाभिकों के विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट पड़ता है। माने इसका नाभिक तो इस इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालेगा ही, इसका नाभिक भी डालेगा, इसका नाभिक भी डालेगा। तो अगर किसी धातु के टुकड़े में हम मान लें कि अगर n एटम है, तो ये जो सारे परमाणु हैं इसके इलेक्ट्रॉन पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिससे कि इसका जो ऊर्जा स्तर है वो अनेक छोटे छोटे उप ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी अणु में क्या होता है कि परमाणु कक्षक आपस में मिलकर जो है आणविक कक्षक बना देते हैं। अणु के जो कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा हो, आणविक कक्षक कहलाते हैं। बनते किसमें, परमाणु कक्षकों के मिलने से ही बनते हैं। तो जब ये आणविक कक्षक बनते हैं तो इनकी ऊर्जाओं का अंतर इतना कम होता है कि ये मिलकर सतत ऊर्जा का एक बैंड बना लेते हैं। ये जो ऊर्जा बैंड है इनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक संयोजी बैंड कहलाता है और एक चालन बैंड कहलाता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि अगर कोई सोडियम का एटम अकेला है तो उसका तो एक निश्चित ऊर्जा स्तर है, लेकिन अगर वो अनेक परमाणु से मिलकर बना होगा तो उसका जो ऊर्जा स्तर है अनेक छोटे छोटे उप ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाता है, जिनकी ऊर्जा एक दूसरे के अत्यंत समीप होती है। तो इतनी इन ऊर्जाओं का अंतर इतना कम होता है, इनके बीच का गैप इतना कम होता है कि इनमें आप देख सकते हैं कि ये एक सतत ऊर्जा का बैंड बनाते हैं। तो इस ऊर्जा बैंड को हम दो भागों में बांटते हैं, एक कम ऊर्जा वाले जो संयोजी बैंड कहलाते हैं, और ये जो संयोजी बैंड होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं। जबकि इससे जो ज्यादा ऊर्जा वाले बैंड हैं ये चालन बैंड कहलाते हैं। चालन बैंड जो होते हैं ये रिक्त होते हैं, एम्प्टी होते हैं। तो जो किसी धातु में अगर या किसी पदार्थ में अगर जो पूरी बैंड है जहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के इस रिक्त बैंड यानी चालन बैंड में प्रवेश कर जाए तो उससे जो पदार्थ है वो चालकता प्रदर्शित करता है। अगर ऐसा संभव ना हो तो पदार्थ चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसमें हमने MOT में हम क्या पढ़ते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का अंतर होता है इतना कम होता है कि वो मिलकर सतत ऊर्जा का एक बैंड बनाते हैं, जिनको हम दो भागों में बांटते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। संयोजी बैंड कम ऊर्जा के होते हैं, इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, और चालन बैंड सामान्यतः रिक्त होते हैं। तो जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन इस संयोजी बैंड से चालन बैंड की ओर गति कर सके तो वो पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है। अगर ये कंडीशन पॉसिबल ना हो तो पदार्थ चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इस सिद्धांत से हम धातु में विद्युत चालन को समझ सकते हैं। इसमें कोई एक मेटल का अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे सपोज हमने लिथियम लिया है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, एटम का इसका विन्यास बनाए तो 1:2s1। और लिथियम अणु में क्या होगा कि अगर Li2 अणु है तो Li2 अणु में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक Li में 3 है तो 2 Li में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन का अगर आप
आणविक विन्यास बनाओगे। तो यहाँ पर हमने इसको एक ऊर्जा स्तर आरेख से दिखाएंगे कि सपोज ये एनर्जी लेवल है, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर ऊर्जा बढ़ी है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या मौजूद है वहाँ पर 2s1। तो ऐसे दो 2s1 है वहाँ पर, एक पहले लिथियम एटम का और एक दूसरे लिथियम एटम का। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। एमओटी में क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यहाँ अपने ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या उतनी होती है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ 2 है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने होंगे? 2। तो इन 2 में से एक की ऊर्जा कम होगी, एक की ऊर्जा ज़्यादा होगी, जो आपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग करके पढ़े। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और ये जो बीच के हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। एक कम ऊर्जा वाला हो गया और एक अधिक ऊर्जा वाला हो गया। अब इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ कितने पढ़ने हैं? एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है पहले सब इसमें उनका नियम ही लगते हैं। उन पाउली लॉ जो आपने पढ़े थे उन्हीं के अनुसार इनका प्रभाव होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेंगे। तो कम ऊर्जा वाला कौन सा है इसमें? बॉन्डिंग वाला। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग वाले में प्रवेश करते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग वाला रिक्त रह जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये चालन बैंड है ये रिक्त है, संयोजी बैंड भरा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर गति करेंगे विद्युत क्षेत्र लगाने पर, तो जो पदार्थ है वो चालकता प्रदर्शित करने लग जाएगा। यही कारण है कि लिथियम विद्युत का जो है सुचालक होता है। तो इसमें कौन से पदार्थ विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं? जिनमें जो चालन बैंड है या तो रिक्त हो, जैसे लिथियम में है, या आंशिक रूप से भरा हो। तो उस कंडीशन में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर प्रवेश करेंगे। जब एक एम्प्टी होगा, अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाते। तो वही पदार्थ चालकता प्रदर्शित करते हैं जिनमें एंटी बॉन्डिंग वाला यानी जो चालन बैंड है वो रिक्त हो या आंशिक रूप से भरा हो। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन चालन बैंड की ओर गति करेंगे और पदार्थ चालकता प्रदर्शित करेगा। तो इस बैंड सिद्धांत के आधार पर हम चालक, अचालक तथा अर्धचालकों की व्याख्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं चालक, जिसमें धातुएं आ जाती हैं। तो इन चालकों में क्या होता है कि जो संयोजी और जो चालन बैंड हैं या तो मिले हुए रहते हैं या अतिव्यापित अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मेटल का बैंड ऊर्जा स्तर आरेख दिखा रखा है। तो इसमें जो ये नीचे वाला बैंड है ये संयोजी बैंड कहलाता है, जबकि ऊपर वाला जो रिक्त बैंड है ये चालन बैंड कहलाता है। तो या तो ये यहाँ पर परस्पर मिले रहते हैं या एक दूसरे के साथ अतिव्यापित अवस्था में रहते हैं। अब चूंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नीचे के संयोजी बैंड में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं संयोजी बैंड। तो चूंकि इनके बीच कोई गैप नहीं होता तो इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से इस संयोजी बैंड से चालन बैंड की ओर जा सकते हैं। तो जिस कारण जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। तो चालकों में क्या होता है कि ये जो दोनों बैंड होते हैं ये मिले हुए रहते हैं। अब बात की जाए अगर अचालकों की, तो अचालकों में जो संयोजी और चालन बैंड होते हैं इनकी जो ऊर्जाओं का अंतर होता है वो काफ़ी अधिक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये संयोजी बैंड है, भरा हुआ बैंड, और जो रिक्त वाला बैंड है ये चालन बैंड है। तो इनके बीच जो ऊर्जाओं का अंतर होता है जो यहाँ से यहाँ तक दिखा रखा है, जिसको निषिद्ध क्षेत्र बोलते हैं, वो काफ़ी अधिक होता है। तो ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सामान्य अवस्था में जा पाते हैं और ना ही ऊर्जा देने पर जा पाते हैं। इस ऊर्जा गैप के अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर संयोजी से चालन बैंड की ओर स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। तो जिस कारण जो अचालक होते हैं ये विद्युत धारा का संचरण नहीं करते हैं। अब बात की जाए अगर अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों में क्या होता है कि ना तो संयोजी और चालन बैंड मिले हुए रहते हैं और ना ही इनके बीच ऊर्जाओं का गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। इनके बीच जो ऊर्जाओं का अंतर होता है वो इन दोनों के बीच का होता है। इसके लिए आप एक थर्ड डायग्राम देखेंगे तो ये हमारा संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है। तो इनकी ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो काफ़ी कम होता है अचालकों की तुलना में। तो इससे क्या होता है कि सामान्य परिस्थिति में क्योंकि थोड़ा बहुत ऊर्जा गैप होता है इसमें, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है वो इसको पार करके चालन बैंड तक पहुंच जाते हैं, जिस कारण ये थोड़ी चालकता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अगर ताप बढ़ा दें तो इससे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है पूरित बैंड से रिक्त बैंड की ओर जाने लगते हैं। तो जिस कारण इसको हम जितना गर्म करते हैं उतनी इनकी चालकता भी बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थ के तीनों प्रकार की आप व्याख्या कर सकते हो। चालकों में संयोजी और चालन बैंड मिले हुए रहते हैं, अचालकों में इनके बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि अर्धचालकों में इनके बीच का अंतर इनकी तुलना में थोड़ा, अचालकों की तुलना में थोड़ा कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम अर्धचालकों में धारा का
चालन। तो जो अर्धचालक होते हैं इनमें विद्युत धारा का संचरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अर्धचालकों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो नए अर्धचालक होते हैं और एक बाह्य अर्धचालक होते हैं। तो पहले हम लेते हैं नए अर्धचालक। नए अर्धचालक का मतलब शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध कोई आप कार्बन ले लो, सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, तो जब ये शुद्ध अवस्था में होता है, इसमें कोई भी अशुद्धि उपस्थित नहीं होती है, तो उनको हम नए अर्धचालक बोल देते हैं। नए अर्धचालकों में CSIG ग्रुप 14 के एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे अगर आप इसमें सिलिकॉन ले लो, तो सिलिकॉन का आप जानते हो कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। और 14 का अगर हम विन्यास बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 8 4। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर सिलिकॉन के जो ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने निकटवर्ती 4 अन्य सिलिकॉन के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो इसके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बनाने में भाग करें तो इसके चारों ओर एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है, जिससे कि इसका हस्तचक पूरा हो जाता है। तो इस सामान्य अवस्था में आप देखोगे तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इस कारण ये विद्युत धारा का संचरण भी नहीं करते। लेकिन ऐसा कब होता है, अत्यंत कम ताप पर, जो परम शून्य ताप 0 केल्विन माना गया, जब इन पदार्थों का ताप काफी कम होता है, तब अर्धचालकों का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर की बात की जाए, अगर आपने कमरे पर सिलिकॉन का एक टुकड़ा रखा है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि इनमें से कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। तो एक सहसंयोजी बंध होता है 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। मान लो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गए, ये विद्युत धारा के संचरण में भाग लेने लगते हैं, जिससे इनकी चालकता कुछ बढ़ जाती है। तो इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर थोड़ी चालकता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सामान्य ताप पर इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होने से सामान्य ताप पर इनकी चालकता अत्यंत कम होती है। इस कारण इनका कोई व्यवहारिक उपयोग विद्युत परिपथों में नहीं किया जा सकता। तो इस कारण इसमें डोपिंग कराने की आवश्यकता होती है हमको। तो क्योंकि नए अर्धचालक जो होते हैं, इनकी चालकता सामान्य ताप पर इतनी कम होती है कि इनका व्यवहारिक उपयोग संभव नहीं हो पाता। तो इस कारण एक दूसरे अर्धचालकों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनको बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। तो अपद्रव्य अर्धचालक में हम क्या करते हैं, अपद्रव्य का मतलब अशुद्धि, तो कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, बाहर से कुछ अशुद्धि मिला देते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अगर हम अशुद्धि मिला दें, तो इससे फायदा क्या होता है कि जो अर्धचालक होता है, इसकी चालकता सामान्य ताप पर ही बढ़ जाती है। नए अर्धचालक होते हैं, इनकी चालकता सामान्य ताप पर बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिला दें, तो इसकी जो चालकता होती है रूम टेम्परेचर पर ही काफी अधिक हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। तो डोपिंग का एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग क्या है, इसको अपमिश्रण भी कहा जाता है। तो डोपिंग या अपमिश्रण का मतलब किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता बढ़ा देने की क्रिया जो होती है, वो डोपिंग कहलाती है। डोपिंग की जरूरत क्यों महसूस होती है, क्योंकि जो नए अर्धचालक होते हैं, इनकी चालकता अत्यंत कम होती है, जबकि जो अपद्रव्य अर्धचालक हैं, जो डोपिंग से मिल रहे हैं हमको, इनकी चालकता नए अर्धचालकों की तुलना में काफी अधिक होती है। इससे डोपिंग कराने की आवश्यकता होती है। तो जब हम डोपिंग कराते हैं तो इसमें कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो हमने इम्प्योरिटी किस प्रकार की मिलाई है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो बाह्य अर्धचालक होते हैं या जो अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं, इनको पुनः दो भागों में बांटा जाता है, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। पहले लेते हैं हम एन टाइप। एन फॉर यहाँ पर नेगेटिव से मतलब आ जाता है। तो एन टाइप अर्धचालक में हम क्या करते हैं, जो अशुद्धि होती है वो ग्रुप 15 वाली मिलाते हैं। तो अगर हम किसी शुद्ध अर्धचालक को ले लें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इसमें 5 संयोजक अशुद्धि मिला दें। 5 संयोजक अशुद्धि मानी जिसकी ऐसी अशुद्धि जिसकी संयोजकता 5 हो, तो ये आपको ग्रुप 15 के एलिमेंट में मिल जाएंगे। तो ग्रुप 15 में जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक वगैरह आते हैं, उसमें से आपने नाइट्रोजन को छोड़ देना है, क्योंकि नाइट्रोजन तो एक गैस होती है, तो वो तो हम ठोस में मिला नहीं सकते। उसके अतिरिक्त अगर हम अन्य तत्व ले लें, NPS, SgBi, नाइट्रोजन परिवार के जो एलिमेंट है उसमें नाइट्रोजन को छोड़ दो, तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये अगर अल्प मात्रा में मिला दें, तो इससे जो बाह्य अर्धचालक प्राप्त होता है वो एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। तो ऐसा करने से क्रिस्टल की चालकता सामान्य ताप पर ही बहुत अधिक हो जाती है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हमने सपोज फॉस्फोरस मिला दिया, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। 15 का विन्यास बनाओगे तो 2 8 5, तो इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जबकि जो शुद्ध अर्धचालक होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके जो जो हम शुद्ध अर्धचालक में ये 5 संयोजक अशुद्धि मिलाते हैं, तो इस अशुद्धि परमाणु के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस शुद्ध अर्धचालक के परमाणु के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना देते हैं। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ बॉन्ड बना लिया, बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन फालतू है तो वो रह जाता है, वो किसी बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है। इसका आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि सिलिकॉन का एक जालक लिया हमने शुद्ध अर्धचालक का, और उसमें 5 संयोजक अशुद्धि पी मिला दी। अब पी के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ साझा किया, एक ने यहाँ साझा किया, एक ने यहाँ साझा किया, एक ने यहाँ साझा किया, तो 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना दिया, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब ये जो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का, वो किसी भी बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है, एक क्रिस्टल जालक में इधर उधर जा सकता है और विद्युत धारा के संचरण में भाग लेता है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल की चालकता अत्यंत बढ़ जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर जो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव पार्टिकल, तो इस नेगेटिव पार्टिकल के कारण क्रिस्टल की चालकता बढ़ी है, इसलिए जो अर्धचालक है वो हमारा नेगेटिव टाइप का यानी एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसका पी टाइप, पॉजिटिव टाइप। तो पॉजिटिव टाइप में सिर्फ हम क्या करते हैं कि शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजक अशुद्धि की बजाय 3 संयोजक अशुद्धि मिला देते हैं। 3 संयोजक अशुद्धि कहाँ मिलती है आपको? ग्रुप 13 BAlGaInTl, बोरोन, एल्यूमिनियम वगैरह, वो अगर आप मिला दो, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। ये जो जितने भी एलिमेंट है ये कहाँ मिल जाएंगे आपको? ग्रुप 13 में। तो ग्रुप 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम वगैरह मिला दें तो इससे जो प्राप्त अर्धचालक है वो पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम बोरोन या एल्यूमिनियम मिला दें, जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 13 का विन्यास बनाओगे तो हो जाएगा 2 8 3। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करते हैं, लेकिन यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन है शुद्ध अर्धचालक में, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज पड़ जाती है। यहाँ तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाता है हमको अशुद्धि परमाणु का, जबकि यहाँ अशुद्धि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर एक अपूर्ण बंध बन जाता है। जैसे वो सिलिकॉन का क्रिस्टल जालक है, उसमें अगर आपने एल्यूमिनियम मिलाया तो एल्यूमिनियम ने एक SI को प्रतिस्थापित किया, यहाँ से SI की जगह, तो SI को प्रतिस्थापित करके एल्यूमिनियम का परमाणु आ जाता है। अब इस एल्यूमिनियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ साझा किया इसके साथ, एक एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन ने इस SI के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया, और एक ने यहाँ साझा किया। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ एल्यूमिनियम के पास इस SI के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो यहाँ SI के पास तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन एल्यूमिनियम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस यहाँ पर एक अपूर्ण बंध बन जाता है, जिसको हम एक खोखले गोले से दिखाते हैं। यहाँ पे एक रिक्त स्थान बन जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन छिद्र या कोटर कहा जाता है। तो इस कोटर का जो व्यवहार होता है विद्युत क्षेत्र में धनकण की तरह होता है, इसलिए यहाँ पर जो अर्धचालक प्राप्त होता है इसको पी टाइप अर्धचालक कह दिया जाता है। इस कोटर को भरने के लिए जो निकटवर्ती स्थान होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन इस कोटर को भरने की प्रवृत्ति रखते हैं। सपोज यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है मान लो इधर कोटर में आ गया है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कोटर यहाँ पैदा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो जो रिक्त स्थान है हमारा जो है इस पोजिशन पर आ जाएगा। तो जो कोटर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में गति करते हैं, इसलिए ये धनकण की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए अर्धचालक पॉजिटिव टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसको समझने के लिए आप एक यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार ये जो अपद्रव्य अर्धचालक हैं पी टाइप और एन टाइप कार्य करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये डोपिंग कहलाती है। तो डोपिंग में हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल में अशुद्धि मिला देते हैं, या तो 3 संयोजक वाली या 5 संयोजक वाली। तो इसमें सपोज ये हमारा एन टाइप अर्धचालक बनाना है, तो हमने इस सिलिकॉन का क्रिस्टल जालक लिया और उसमें अल्प मात्रा में फॉस्फोरस मिला दिया। फॉस्फोरस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 5। इन 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया SI के साथ, जबकि जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी बॉन्ड में भाग नहीं लेता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्रिस्टल जालक में इधर उधर अनियमित गति करता रहता है, तो इस कारण ये आवेश को
चालक में इधर उधर ले जा सकता है, यानी जो क्रिस्टल की चालकता है वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एन टाइप वाला चालक कहलाता है। पॉली डाई बनाने के लिए हम ग्रुप 13 के एलिमेंट बोरॉन एल्यूमिनियम वगैरह मिला देते हैं। बोरॉन या एल्यूमिनियम के वायु कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन है 3 निकटवर्ती SI के साथ साझा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड बनाने के लिए बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर एक अपूर्ण बंध बन जाता है, इनकम्प्लीट बॉन्ड बन जाता है। तो इस इनकम्प्लीट बॉन्ड को पूरा करने के लिए जो आसपास से इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन छिद्र यानी कोटर यहाँ आ जाएगा, तो यही क्रिया चलती रहती है। फिर इस रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, कोटर यहाँ चला गया, तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है वो कोटरों के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो इनका जो व्यवहार है धन कणों के समान होने के कारण इसको हम क्या कह देते हैं, पॉली टाइप अर्धचालक कह देते हैं। इसके बाद लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ठोसों के चुंबकीय गुण। तो ठोसों के चुंबकीय गुणों में क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एटम में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। अगर कोई एटम की बात की जाए तो उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव चीज है, तो वो इस बंद कक्षा में नाभिक के चारों ओर रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो आवेश का जो बहना है वही क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। आपने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा आई क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, I=Q/T। प्रति एकांक समय में अगर आवेश बहे तो उसी को हम करंट बोलते हैं। तो जब नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन इस बंद कक्षा में परिक्रमा करता है तो इस आवेश के बहने से एक धारा उत्पन्न होती है। तो इस धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। अभी जो चुंबकीय गुण होते हैं वो कहाँ से पैदा होते हैं, करंट से। आगे आप फिजिक्स में ही पढ़ेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है वो वैद्युत क्षेत्र यानी विद्युत धारा से होती है। ये विद्युत धारा एटम में कहाँ से आती है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जब बंद कक्षा में घूमते हैं तो आवेश बहता है, आवेश के बहने से I यानी करंट जनरेट होती है, और इस करंट के कारण पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाता है। तो पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति परमाणु में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमा करने से होती है। अब ये जो चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति से हो सकता है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से घूम सकता है, एक तो कहलाता है कक्षीय परिक्रमण और एक कहलाता है चक्रण या स्पिन। तो वो नाभिक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, तो ये जो गति है ये क्या कहलाती है, कक्षीय परिक्रमण कहलाती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो उसमें एक चुंबकीय आघूर्ण पैदा हो जाएगा, वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगेगा। इसके अलावा ये जो है अपनी अक्ष पे भी घूम सकता है इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्पिन या चक्रण कहा जाता है। जैसे पंखा घूमता है तो उस प्रकार से ये घूमता है। इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है हमारी, वो दो टाइप से घूमती है, एक तो ऐसे घूमती है, एक साल में एक चक्कर लगाती है, और एक ऐसे घूमती है जो 24 घंटे में दिन रात होते हैं। अपनी अक्षीय परिक्रमण के कारण जो है पृथ्वी जो है इस तरह से भी घूमती है। तो वैसे ही किसी आइटम में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार से घूम सकते हैं, एक तो ऐसे घूम सकते हैं कक्षीय परिक्रमण के कारण, और एक ऐसे घूमते हैं जिसको हम चक्रण कहते हैं। तो चक्रण के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है और कक्षीय परिक्रमण के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है। हालांकि इनका जो योगदान होता है वो इसका कुछ ज्यादा होता है। चक्रीय जो चक्रण गति है ये चुंबकीय आघूर्ण को अधिक उत्पन्न करता है। जो मैक्सिमम पार्ट है चुंबकीय आघूर्ण का वो इससे पैदा होता है, चक्रण से पैदा होता है। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में बांटा जाता है। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले लेते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो। जो अनुचुंबकीय होते हैं ये चुंबक की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। अगर इसको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो ये क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक द्वारा थोड़े से आकर्षित हों और बाह्य क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाए, तो ऐसे पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पदार्थ में ये गुण क्यों पैदा होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसका जो कारण है वो है कि परमाणु में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित हो तो ऐसा पदार्थ जो है अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित कर सकता है। इसके कुछ अगर हम एग्जाम्पल दें तो O2 हो गया, क्यूप्रिक आयन हो गया, फेरिक आयन, क्रोमियम आयन, ये सब जो है अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है कि इनके जो चुंबकीय आघूर्ण है वो निरस्त नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ आपने ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में तो ये चुंबकित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र अगर हम हटा लें तो ये दोबारा से इनका जो चुंबकीय गुण है वो समाप्त हो जाता है।
दूसरे प्रकार के हम पदार्थ लेते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय और आकर्षित नहीं होते हैं बल्कि प्रतिकर्षित होते हैं। अगर इसको आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो एक तो चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होंगे थोड़े, और बाह्य क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है, यहाँ तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये कोई भी चुंबकीय गुण प्रेषित नहीं करते हैं। अगर किसी एक ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, एक कक्षक में हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इससे जो चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है और इससे जो चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कक्षक में 2 ही रह सकते हैं जिनके चक्रण की दिशाएं विपरीत होती हैं। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो जिस कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशाओं में होंगे और एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ये कोई भी चुंबकीय गुण प्रेषित नहीं करता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो इसमें कुछ यौगिक आ जाते हैं, जैसे नमक हो गया, NaCl, पानी हो गया, बेंजीन हो गया। तो ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थों में आ जाते हैं। तीसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, जो एक प्रकार से अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं। इसको हम तीव्र अनुचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। तीव्र अनुचुंबकीय माने ये अनुचुंबकीय पदार्थों के गुणों को कुछ अधिक मात्रा में प्रेषित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय और बहुत प्रबलता से आकर्षित हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या गुण होता है कि इनमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जो समान चुंबकीय आघूर्ण वाले परमाणु होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, अपना एक समूह बना लेते हैं। प्रत्येक समूह जो होता है वो डोमेन कहलाता है। तो किसी भी डोमेन में जितने भी एटम होते हैं उनके चुंबकीय आघूर्णों की दिशा समान होती है, इस कारण प्रत्येक डोमेन एक मैग्नेट होता है। अगर हम इस डोमेन को एक गोले से दिखा दें तो प्रत्येक डोमेन में जितने भी जितने भी एटम है मान लेते हैं ऊपर की ओर उनका चुंबकीय आघूर्ण है, तो इसमें बहुत सारे एटम होंगे, ये अपना एक ग्रुप बना लेंगे जो डोमेन कहलाएगा। तो प्रत्येक डोमेन एक तीव्र मैग्नेट होता है, लेकिन फिर भी ये कोई चुंबकीय गुण प्रेषित नहीं करते बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में। इसका क्या कारण है कि अगर हम एक और डोमेन की बात करें तो जरूरी नहीं कि उसका चुंबकीय आघूर्ण किसी दिशा में हो सकता है वो ऐसे हो, एक और अगर हमने ले लिया तो नीचे को भी हो सकता है। तो हर एक जो डोमेन होता है वो एक निश्चित दिशा में परंतु एक दूसरे से भिन्न दिशा में व्यवस्थित होते हैं। तो हर एक डोमेन तो एक मैग्नेट होता है, लेकिन पूरे पदार्थ में कोई भी चुंबकीय गुण मौजूद नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, सपोज हमने ऐसे एक बाह्य क्षेत्र लगाया और उसमें डोमेनों को रख दिया, तो इसमें क्या होता है कि जो सारे डोमेन होते हैं ये बाह्य क्षेत्र की दिशा में ही अपनी दिशा कर लेते हैं, तो जिस कारण पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाता है। उसका आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ही लौह चुंबकीय पदार्थ को हम एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो सारे डोमेन होते हैं वो क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो जाते हैं। तो अब इनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं बल्कि जुड़ जाते हैं, तो इस कारण ये क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। तो उनका उपयोग परमानेंट या स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल में लौह चुंबकीय एक तो लोहा हो जाएगा, इसके अलावा निकेल, कोबाल्ट, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ में आ जाते हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, लोहा, निकेल और कोबाल्ट, जिनका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। फिर लौह चुंबकीय पदार्थों की 2 और कैटेगरियां होती हैं। अगला लेते हैं हम प्रतिलौह चुंबकीय। तो प्रतिलौह चुंबकीय में सिर्फ क्या होता है कि ये जो डोमेन होते हैं ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में व्यवस्थित होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में व्यवस्थित होने से क्या होगा, इनके चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल हो जाएंगे। इसका चुंबकीय आघूर्ण इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कोई भी नेट चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है MnO ले सकते हो आप। MnO प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ होता है। और लास्ट प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हम लेते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ में भी डोमेन विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन असमान संख्या में। असमान संख्या में माने जैसे 2 डोमेन आप देखोगे कि ऊपर की दिशा में संरेखित है, एक नीचे की दिशा में, फिर 2 डोमेन ऊपर की दिशा में संरेखित है, एक नीचे की दिशा में। तो इससे क्या होगा कि इनके जो चुंबकीय आघूर्ण है पूर्णतः कैंसिल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर इसका चुंबकीय आघूर्ण इससे कैंसिल हो गया, इसका इससे कैंसिल हो गया, लेकिन एक ये डोमेन बचा, एक ये डोमेन बचा, तो इन दोनों के चुंबकीय आघूर्ण जुड़ जाएंगे। तो इनमें कुछ चुंबकीय आघूर्ण पाए जाते हैं। प्रतिलौह चुंबकीय में तो सारे चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल हो जाते हैं, कोई भी चुंबकीय आघूर्ण
नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें कुछ चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। हालांकि ये जो चुंबकीय आघूर्ण है लौह चुंबकीय पदार्थ से कम होता है। तो इसके एग्जाम्पल में आप मैग्नेटाइट ले सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को इन 5 भागों में बांटा जाता है। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जो है लास्ट के हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, ये अपने चुंबकीय आघूर्ण को खो भी सकते हैं। कैसे? गर्म करने से। इन पदार्थों को एक निश्चित ताप पर अगर हम गर्म कर दें तो ये पुनः अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं, क्योंकि गर्म करने से इनके जो डोमेन होते हैं वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो ऐसा ताप जिसके ऊपर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाए तो उसको हम उस पदार्थ का क्यूरी ताप कह देते हैं। इस प्रकार ये फर्स्ट चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।